आज हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले एक चीज जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये कि जो बैक्टीरियोइड है या पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन है उसमें रिजाइड करने वाले जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। यानी ऑक्सीजन एक तरह का आप कह लें कि ये इनहिबिटर हो सकता है इस प्रोसेस का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, या नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर सकता है। सो इफ द बैक्टीरियोइड आर गोइंग टू फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो प्रोसेस कर रहे हैं, तो इस बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन या पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को कम होना चाहिए। जितने आपके जो बैक्टीरियाज हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का टास्क करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उनके उनके पास एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसकी कंसंट्रेशन वो नोड्यूल्स में हाई रखते हैं। दिस इज लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन आपके हीमोग्लोबिन की जैसी ही एक प्रोटीन है। मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन फैमिली ग्लोबिन फैमिली ऑफ प्रोटीन से बिलोंग करती है। एंड वी नो कि ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को बाइंड करती है, उसको आपके बॉडी के डिफरेंट सेल्स टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करती है। सो लेग हीमोग्लोबिन भी बिल्कुल इसी तरह की ग्लोबिन फैमिली से बिलोंग करने वाली प्रोटीन है जो कि स्पेसिफिकली प्रेजेंट होती है आपके जो राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं उनकी पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन या उन स्ट्रक्चर्स के बाहर। इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, सॉरी, मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में 10 फोल्ड्स हाई है। यानी जितना आपकी एक मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी रखती है या हीमोग्लोबिन रखती है, उससे 10 टाइम्स हाई एफिनिटी इस लेग हीमोग्लोबिन की है। इट मीन्स कि इस केस में आपके पास ऑक्सीजन जैसे ही रूट सेल, सॉइल सैंपल या किसी भी सोर्स से नोड्यूल्स के अंदर एंटर होती है, तो उस टाइम में आपकी लेग हीमोग्लोबिन मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन को, बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन को ये अपने साथ जो है वो बाइंड करा देती है। एंड ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसकी प्रेजेंस में आपकी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का टास्क किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं होता, उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ये बैक्टीरियोइड या पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन में पास करवा देती है। बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे टीसीए साइकिल चल रहा है जो कि एरोबिक इन नेचर है, सो उसके लिए ऑक्सीजन तो चाहिए होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, उसके लिए ऑक्सीजन तो चाहिए होगी। बट ऑक्सीजन की जितनी क्वांटिटी उस टाइम पे रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाएगी। द रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है वो लेग हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहेगी। ठीक है, सो ये लेग हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये नाइट्रोजनियस कॉम्प्लेक्स को, बिकॉज वो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी देता है, सो लेग हीमोग्लोबिन एक इसके लिए हेल्पर प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को जितनी रिक्वायर्ड है उस रेंज के अंदर रखती है। नाउ पिछले किसी स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि ये जो आपके पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, यानी प्लांट्स के जो रूट सेल्स हैं उसके अंदर बैक्टीरियोइड का स्ट्रक्चर है। सो प्लांट जो फूड बनाता है वो सुक्रोज की फॉर्म में यहाँ तक पहुंचती है और अल्टीमेटली मेलेट में कन्वर्ट होता है। सो हेयर यू कैन सी कि मेलेट जो कि आ रहा है प्लांट सोर्स से, या ये प्लांट इसको प्रोवाइड कर रहा है इस बैक्टीरियोइड को एक फूड। सो फूड मॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे किसने कंप्लीट की? प्लांट्स ने। सो मेलेट टीसीए साइकिल में आएगा, और टीसीए साइकिल, यहाँ पे टीसीए साइकिल आपके पास कंपैरेटिवली डिफरेंट है। द टीसीए साइकिल जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं जिसमें 3 NADH एंड 1 FADH2 की प्रोडक्शन होती है, इन दिस पर्टिकुलर केस वी गेट 5 NADH एंड 1 FADH2 मॉलिक्यूल। सो टीसीए साइकिल के बाद आपके पास रिड्यूस इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपके पास सिर्फ 4 NADH रिक्वायर्ड होते हैं नाइट्रोजनेज रिडक्टेज को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपने पिछले केस में देखा था कि आपके पास ओनली 4 NADH आर इनफ फॉर नाइट्रोजनेज एक्टिविटी। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज भी याद होगी कि 16 ATPs भी यूज हुए थे। सो 4 NADH तो डायरेक्टली यूज हो रहे हैं यहाँ पे इस प्रोसेस में अमोनिया को, सॉरी, नाइट्रेट को रिड्यूस करने के लिए। बट इसके लिए आपको जो 16 ATPs रिक्वायर्ड हैं, उन 16 ATPs को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनाने के लिए वी नीड 8 मोर NADH इनडायरेक्टली।
ठीक है। सो 8 NADH का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास 8 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, एंड 8 वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए वी ओनली नीड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नाइट्रोजनेस रिडक्टेस कर रहा है, उसमें आपके पास टोटल 4 NADH वो नाइट्रोजनेस रिडक्टेस खुद यूज करता है। 8 NADH जो है वो यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 16 ATPs। ठीक है। एंड 8 वाटर मॉलिक्यूल्स फाइनली प्रोड्यूस होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे। सो ये आपके पास एक नेट पिक्चर है जिसमें से काफी सारी चीजें आप लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर की थी, लेकिन द काउंट ऑफ NADH, कितने ऑक्सीजन एक टाइम पे यूज होंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो ये जो कंप्लीट आपके पास प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं? 4। यानी अमोनियम आयन या अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए या नाइट्रोजनेस रिडक्टेस की एक राउंड में आपके पास यहाँ पे ये जो आपने पीछे स्टेप पढ़ा था, टोटल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज होंगे? 4। और सिर्फ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को इजाजत होगी कि वो इस पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो। द रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके साथ बाइंड रहेंगे? लेग हीमोग्लोबिन के साथ, ताकि कंसंट्रेशन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज्यादा ना हो, बिकॉज 4 तो कंज्यूम हो जाएंगे, उससे जो एक्स्ट्रा होगी वो इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर सकती है। सो ये लेग हीमोग्लोबिन का एक फंक्शन हो गया। इसके बाद अब हम प्रोसेस देखते हैं कि एक्चुअली प्लांट किस तरह से नाइट्रेट्स को पिक करते हैं और किस तरह से उसका अमोनियम में रिड्यूस करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सॉइल सैंपल्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप आपकी जो नाइट्रेट्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, बैक्टीरिया पेरीबैक्टीरियोइड स्ट्रक्चर जो कि रूट सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये अलाउ करते हैं इन सेल्स को, रूट सेल्स को, कि वो नाइट्रेट को पिक करें। बट नाइट्रेट को अकेले पिक नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको प्रोटॉन्स भी चाहिए। ठीक है, वी नीड प्रोटॉन्स। ये एक सिम पोर्टर है जो कि नाइट्रेट को अपटेक करता है और नाइट्रेट अपटेक के साथ 2 प्रोटॉन्स को सॉइल से उठा के रूट में लेके जाता है। इस तरह से तो सॉइल की अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और सॉइल ज्यादा अल्कलाइन होती जाएगी। सो सॉइल के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन, जो प्रोटॉन यहाँ से नाइट्रेट को अपटेक करने में यूज हो रहे हैं, वो प्रोटॉन यहाँ पे एक्टिवली रिटर्न भी किए जाते हैं। यानी पहले सेल खुद से एक्टिवली एटीपीज को कंज्यूम करते प्रोटॉन्स को रूट सॉइल सैंपल्स में रिलीज करता है, एंड देन द सेम प्रोटॉन्स नाइट्रेट्स को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कराते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कि अपटेक है नाइट्रेट का। ठीक है। अब नाइट्रेट आफ्टर अपटेक 3 डिफरेंट रूट्स को अडॉप्ट कर सकता है। या तो कुछ टाइम के लिए वो वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा और जब जरूरत होगी तब नाइट्रेट रिडक्टेज उस पे वर्क करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि फौरी तौर पे इस नाइट्रेट के ऊपर नाइट्रेट रिडक्टेज एक्ट करता है, इसको रिड्यूस करता है नाइट्राइट में। अब वैलेंसी का चेंज आप देख रहे हो, NO3 नेगेटिव से NO2 नेगेटिव। ठीक है। सो नाइट्रेट रिडक्टेज की एक्टिविटी के बाद ये रिड्यूस हो चुका है और कन्वर्ट हो चुका है नाइट्राइट में। अब इस पेरीबैक्टीरियोइड से आपके जो रूट सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर इस नाइट्राइट को भेज देते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज अपटेक, सेकंड स्टेप इज पार्शियल रिडक्शन नाइट्रेट से नाइट्राइट, एंड थर्ड स्टेप में ल्यूकोप्लास्ट इस नाइट्राइट को पिक करेंगे। प्रीवियसली नाइट्रेट को पिक नहीं कर सकते थे। सो नाउ नाइट्राइट इन ट्रांसपोर्टर्स की मदद से ल्यूकोप्लास्ट में एंटर होगा, एंड यूजिंग 3 NADPH एंड एन एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन के अंदर। So nitrate reductase and nitrite reductase by using NADH and NADPH नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं अमोनियम के अंदर, और ये अमोनियम फिर ग्लूटामेट और एस्पार्टेट के साथ ऐड होके अमाइड बॉन्ड बनाता है, और ये अमाइड रूट सेल्स या ल्यूकोप्लास्ट से निकलता है, रूट सेल्स को लीव करता है, जाइलम से होता हुआ प्लांट के बाकी जिस जिस सेल में जरूरत है वहां वहां चला गया। ठीक है। सो ये एक मैकेनिज्म है जिससे नाइट्रेट असिमिलेशन, नाइट्रोजन की असिमिलेशन हुई। ये सबको क्लियर है?
यस मैम। ठीक है, इसमें आपके रूट सेल्स ही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फाइनल फॉर्म के अंदर फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। बट द सेकेंड मैकेनिज्म इज कि आपका जो नाइट्रेट है, जब ये प्लांट ने अपटेक किया तो उस टाइम उसे नाइट्रोजन को फिक्स करने की, सॉरी नाइट्रेट को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है उसके पास पहले से अमाइड्स प्रेजेंट हो, सो उसने वैक्यूल में सेव किया, और जब उसे दोबारा जरूरत पड़ी नाइट्रोजन फिक्सेशन की तो ये नाइट्रेट्स वैक्यूल से वापस आएंगे। अब यहाँ से ये क्या कर सकते हैं, या तो नाइट्रेट रिडक्टेज इस पे डायरेक्टली इसी सेल में एक्ट करेगा, या ये नाइट्रेट यहाँ से निकल के जाइलम से होता हुआ जिस सेल में जरूरत है, फॉर एग्जांपल मीजोफिल सेल्स में जरूरत है, वहां पे जाएगा। सो यहाँ पे भी नाइट्राइट का जो अपटेक है वो बिल्कुल वैसे ही होगा, सॉरी नाइट्रेट का जो अपटेक है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सॉइल से रूट सेल्स ने किया था प्रोटॉन्स को यूज करते हुए। सो अगेन प्रोटॉन डिपेंडेंट फैशन में आपके जो नाइट्रेट्स हैं वो इस सेल से, जाइलम से फाइनली मीजोफिल सेल्स तक जाएंगे। एंड टू मेंटेन दिस प्रोटॉन कंसेंट्रेशन इन जाइलम, अगेन आपके सेल्स जो हैं वो एटीपी डिपेंडेंट मैनर में प्रोटॉन्स को पहले रिलीज करते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो फिर नाइट्रेट को इस पर्टिकुलर सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अगेन द सेम एंजाइम्स, नाइट्रेट रिडक्टेज, वही रिएक्शंस हैं। नाइट्रेट रिडक्टेज उसको नाइट्राइट में रिड्यूस करता है, एंड इस पर्टिकुलर सेल मीजोफिल सेल्स में आपके पास ल्यूकोप्लास्ट की बजाय क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड की दूसरी टाइप है। सो नाउ नाइट्राइट जो है वो इस ट्रांसपोर्टर की मदद से इस क्लोरोप्लास्ट में एंटर होगा, एंड देन नाइट्राइट रिडक्टेज स्पेसिफिकली जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है वो इसको रिड्यूस करेगा अमोनियम आयन में। बट देयर इज अ डिफरेंस, ल्यूकोप्लास्ट में प्रेजेंट नाइट्राइट रिडक्टेज NADPH को यूज कर रहा था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 3 NADPH को यूज करता था और फिर नाइट्राइट को कन्वर्ट करता था अमोनियम आइंस में। बट इन दिस केस इन क्लोरोप्लास्ट जो नाइट्राइट रिडक्टेज है उसकी को फैक्टर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे NADPH जो है वो आगे एक और क्रूशियल पाथवे में यूज हो रहा है विच इज कैल्वन साइकिल। सो NADPH की बजाय यहाँ पे ये एंजाइम फेरिडॉक्सिन को यूज करता है, और हमने पीछे फेरिडॉक्सिन डिपेंडेंट पाथवे ही, फेरिडॉक्सिन डिपेंडेंट एंजाइम ही देखा था। सो इसके अलावा बाकी और आपके पास दोनों सेल्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। नाइट्रेट रिडक्शन जो है वो उसी मैकेनिज्म के थ्रू मीजोफिलिक सेल्स में भी हो रही है और रूट सेल्स के अंदर भी हो रही है, सिर्फ डिफरेंस आपके पास कोफैक्टर रिक्वायरमेंट्स का है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में हमने जो चीज नोटिस की है वो ये कि आपके सिर्फ 4 NADH डायरेक्टली यूज होते हैं, उसके अलावा जितने NADH आप यहाँ पे देख रहे हो वो इनडायरेक्टली यूज होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों का नाइट्रोजन एसिमिलेशन वाला जो लेक्चर है वो एंड हो गया है, और इसको एक बार आपने ध्यान से देखना है। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो आप लोगों ने वो साथ साथ क्लियर करनी है। अभी तक जो पढ़ा उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई बात नहीं। सो द नेक्स्ट इज सिग्नलिंग इन प्लांट्स, और इसके लिए हम प्लांट डिपेंडेंट जो हार्मोन्स हैं, फाइटो हार्मोन्स, उनको देखने जा रहे हैं। सो व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स? सिग्नल मॉलिक्यूल्स या हार्मोन्स जो कि स्पेसिफिकली प्लांट्स के अंदर सिग्नल कम्युनिकेशन ट्रांसडक्शन का काम परफॉर्म करते हैं उनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, इनकी नेचर पैराक्राइन भी हो सकती है और एंडोक्राइन भी हो सकती है। पैराक्राइन और एंडोक्राइन हार्मोन्स कौन से होते हैं? जी, शायद कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स में ये पढ़ा था कि हार्मोन्स की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, जो पैराक्राइन आपके पास हार्मोन्स हैं ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि एक सेल अगर रिलीज करता है, फॉर एग्जांपल इसने प्रोड्यूस किया, तो उसकी विसिनिटी में प्रेजेंट किसी नियर बाय सेल के पास जाते हैं और उसको जाके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नियर बाय सेल्स पे वर्क करते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट एंडोक्राइन हार्मोन्स, तो जैसे एंडोक्राइन हार्मोन आपके पास किसी सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज होते हैं, जैसे हमारे एनिमल सिस्टम के अंदर ये हार्मोन किसी सेल ने अगर बनाया, इंसुलिन की एग्जांपल ले लो, तो वो उसे ब्लड में रिलीज कर देता है और ब्लड उसे डिस्टेंट सेल्स तक लेके जाती है, वो दूर दूर के जो सेल्स हैं वहां तक भी जाके ये अपना रिस्पॉन्स या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो पैराक्राइन आपके पास आप कह सकते हो कि लोकल
लोकल हार्मोन्स हैं, नियर बाय सेल्स पे एक्ट करते हैं, और जो एंडोक्राइन है दीज आर द डिस्टेंट हार्मोन्स जो कि दूर के सेल्स पे जाके सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो प्लांट के जो हार्मोन्स हैं, फाइटो हार्मोन्स, ये पैराक्राइन भी हो सकते हैं और ये एंडोक्राइन भी हो सकते हैं, ये दोनों तरह की नेचर्स को शो करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट है आपके पास, ये ब्रेसिनोस्टीरॉइड से सिमिलर है, यानी ये खास किस्म के स्टीरॉइड्स हैं। आपके मोस्टली जो फाइटो हार्मोन्स हैं उनमें आपको इनसे मिलता जुलता स्ट्रक्चर नजर आता है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स जो कि हम लोग प्लांट्स के केस में पढ़ेंगे। लेकिन फाइटो हार्मोन्स पे जाने से पहले हम प्लांट्स के अंदर सिग्नलिंग कैसे होती है, सिग्नलिंग के कितने मैकेनिज्म्स हैं, उन मैकेनिज्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो प्लांट्स के अंदर सबसे पहला जो सिग्नल परसीव करने वाला आपके पास रिसेप्टर है, एक टाइप आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, दिस इज जी प्रोटीन। ये एनिमल सिस्टम्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इवन आपका जो ग्लूकागोन है ये इसी तरह के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करके तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और बाकी जो भी उसके एंजाइम्स हैं। इवन आप लोगों ने शायद बायो एनर्जेटिक्स में मैंने एक पाथवे पढ़ाया था एडिपोसाइट्स के अंदर, जिन बच्चों को नहीं पढ़ाया उनको थोड़ा सा बता देती हूँ, जिसमें एडिनाइल साइक्लेज भी था। ठीक है, सो उस केस में आपका जो रिसेप्टर जिसके साथ ग्लूकागोन बाइंड करता है वो एक्चुअली जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, वो इस फैमिली से बिलोंग करता है। So, इसको एक दफा हम रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं और इन्हें जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, सो प्लांट्स के अंदर जो सिग्नलिंग है उसमें, जस्ट अ मिनट, सबसे पहला जो मैकेनिज्म है दिस इज विद द हेल्प ऑफ जी प्रोटीन्स। यस, सो जो रिसेप्टर्स आपके पास कपल्ड हैं, लिंक्ड हैं विद जी प्रोटीन्स, उनको हम जी प्रोटीन coupled receptors कहते हैं, which means that these receptors are linked with G proteins. इन receptors की एक unique property है कि these are 7 pass transmembrane proteins. These are 7 pass transmembrane proteins और इसमें आपके पास 7 अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं। यानी इन रिसेप्टर्स की नेचर कुछ इस तरह से होती है, 7 पास मींस कि ये 7 टाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में से पास करती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो तो इस प्रोटीन, इस रिसेप्टर का ये अगर अमाइनो टर्मिनस है, दिस इज अमाइनो टर्मिनस, तो ये 1 टाइम मेम्ब्रेन में से पास किया, दिस इज सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। यही प्रोटीन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, sixth and seventh, and this is carboxyl terminus domain of this protein. So ये 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी इन रिसेप्टर्स की ये खास प्रॉपर्टी है कि इनके जो ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन है वो 7 टाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुजरता है। और जो ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन है, ये जो मेम्ब्रेन के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन ये मोस्टली अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, यानी वो 7 पोर्शंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुजर रहे हैं वो सारे हेलिकल हैं, अल्फा हेलिसिस बनाते हैं। सो दिस इज helix 1, helix 2, helix 3, 4, 5, 6 and 7 as you can see here. ठीक है, so this is a 7 pass transmembrane protein, G protein coupled receptor, और इसमें आपके पास दिस इज अमाइनो टर्मिनस जो कि एक्सटीरियर साइड पे है, दिस इज द एक्सटीरियर पोर्शन, ये पोर्शन आपके पास एक्सटीरियर पोर्शन है,
ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, और ये साइटोसोलिक पोर्शन है, यानी आपकी इस प्रोटीन का वो पोर्शन जो साइटोसोल में है, और जो पोर्शन आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नजर आ रहा है दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन, और इसमें आपके पास 7 अल्फा हेलिसेस नजर आ रहे हैं। सो दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस। अब इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, यानी इन रिसेप्टर्स की क्लोज एसोसिएशन में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, और इन रिसेप्टर के साथ लिंक्ड आपको कुछ प्रोटीन्स नजर आती हैं जिन्हें हम कहते हैं जी प्रोटीन्स। अब जी प्रोटीन क्या होती हैं? जी प्रोटीन आपके पास एक हेट्रो ट्राइमेरिक प्रोटीन है। हेट्रो ट्राइमेरिक प्रोटीन, व्हाट डज इट मीन? कि इसमें आपके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स या 3 सब यूनिट्स हो सकते हैं, और वो तीनों डिफरेंट हैं। जैसे जी प्रोटीन में आपके पास एक सब यूनिट होगा अल्फा, एक सब यूनिट होगा बीटा, और एक सब यूनिट होगा गैमा। ठीक है। सो कोई सी भी जो आपकी जी प्रोटीन है वो इस तरह से हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होगी जिसमें 3 सब यूनिट होंगे, और अगर ये किसी रिसेप्टर के साथ लिंक्ड है, उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है इस तरह से, तो उस रिसेप्टर को हम कहते हैं कि दिस इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और मोस्टली वो रिसेप्टर जो प्रोटीन्स के साथ, जी प्रोटीन्स के साथ कपल्ड होते हैं, जी प्रोटीन्स की क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस बना रहे होते हैं। ये सबको क्लियर है? यस मैम। यस ठीक मैम। है। सो एक प्रॉपर्टी तो आपने ये देख ली कि जो आपकी जी प्रोटीन्स हैं वो कुछ रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उन रिसेप्टर्स को हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो आप यहाँ पे माइंड में रखोगे वो ये कि ये जी प्रोटीन्स जो हैं वो इन टर्न प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ खास किस्म के इंजाइम्स को भी एक्टिव करती हैं। जो 1 मिनट वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। यस। सो जी प्रोटीन्स एक तरफ रिसेप्टर्स के साथ लिंक्ड हैं और दूसरी तरफ कुछ खास किस्म के एंजाइम्स को एक्टिव करती हैं। वो एडिनाइल साइक्लेज भी हो सकता है, वो फॉस्फोलाइपेज सी भी हो सकता है, और इसके अलावा मल्टीपल अदर एंजाइम्स हैं। ठीक है। सो ये 3 चीजें आपने अब अपने माइंड में रखनी है कि किसी भी प्लांट के अंदर अगर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास एक रिसेप्टर होगा। अब रिसेप्टर अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिसेप्टर की इस तरह से 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस होंगे। इसमें एक साइटोसोलिक पोर्शन है, एक एक्सटीरियर पोर्शन है, अमाइनो टर्मिनस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनस, और इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वी हैव अ हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन व्हिच इज जी प्रोटीन, और यहाँ पे कोई एक एंजाइम प्रेजेंट होगा इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So, अब इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम देखने जाते हैं कि प्लांट्स में एक्चुअली सिग्नल को प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट सेल्स। सो जब भी कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल आपके इन रिसेप्टर्स व्हिच आर लिंक्ड विद द जी प्रोटीन्स, और जी प्रोटीन्स की एक बड़ी प्रॉपर्टी ये भी है, इनको जी प्रोटीन्स इसलिए कहा जाता है, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, कि इनको स्पेसिफिकली जी प्रोटीन्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे कैन आइदर बाइंड विद जीडीपी और विद जीटीपी, स्विच करती रहती। गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड्स जीडीपी या जीटीपी के साथ ये बाइंड करती हैं। सो इनका जो अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट है, इसमें से एक पर्टिकुलर सब यूनिट जो कि मैं अभी बताती हूँ वो हमेशा या तो जीडीपी के साथ बाइंड करेगा, अगर जीडीपी के साथ बाइंड है तो प्रोटीन इनएक्टिव है, और अगर वो जीटीपी के साथ बाइंड है तो उस केस में आपकी प्रोटीन क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। सो दीज आर द गुआनोसिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, जी प्रोटीन्स। ठीक है, इधर मैं इसको गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड या जीटीपी इसके साथ लगा देती हूँ, अल्फा बीटा एंड। तो किसी भी सिग्नल, किसी भी हार्मोन की रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन के बाद आपकी जो जी प्रोटीन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस रिसेप्टर की साइटोसोलिक साइट के साथ दिस प्रोटीन इज लिंक्ड, अल्फा बीटा गैमा, ये 3 इसके सब यूनिट्स हैं, और यहाँ पे आपको जीडी भी नजर आ रहा है विच इज एन इंडिकेशन कि दिस प्रोटीन इज इनएक्टिव। ठीक है, जीडीपी बाउंड फॉर्म में। और जब इसके तीनों सब यूनिट्स, तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में असेंबल्ड होंगी, उस केस में दिस जी प्रोटीन इज इनएक्टिव। बट
जब सिग्नल आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो उस केस में चेंज आता है। और वो चेंज क्या होगा कि जैसे ही ये सिग्नल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, आपकी जी प्रोटीन डिसोसिएट हो जाती है, उसके दो सब यूनिट्स बीटा एंड गैमा सब यूनिट्स अलग हो जाते हैं, और अल्फा सब यूनिट, नॉर्मली जो जीडीपी या जीटीपी है वो अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। सो जब हार्मोन बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, ये दोनों सब यूनिट सेपरेट होंगे, डिसोसिएट होंगे, एंड जीडीपी बाउंड विद अल्फा सब यूनिट रीप्लेस हो जाएगा विद जीटीपी। सो नाउ प्रोटीन इज एक्टिव। ठीक है, ये एक्टिव अल्फा सब यूनिट अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होगा। यानी एक्टिव होने के बाद, एक्टिवेशन के बाद आपका जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन का, वो मूव करेगा, और जो एडजेसेंट एंजाइम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस कुड बी एडिनाइल साइक्लेज, दिस कुड बी फॉस्फोलाइपेज सी, उसको जाके एक्टिव करेगा। सो पहला इफेक्ट क्या हुआ कि आपके हार्मोन या फिर सिग्नल की बाइंडिंग हुई, किसके साथ? रिसेप्टर के साथ, बाइंडिंग विद रिसेप्टर। सेकेंड इवेंट जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज कंफर्मेशनल चेंजेस इन जी प्रोटीन। और उन कंफर्मेशनल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जो आपकी जी प्रोटीन पहले 3 सब यूनिट्स में थी, अल्फा के साथ जीडीपी था, ठीक है, यहाँ पे बीटा था, यहाँ पे गैमा था। सो बीटा एंड गैमा सब यूनिट सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो अल्फा सब यूनिट है उसमें चेंज ये आएगा कि इसके साथ जो पहले जीडीपी बाइंड था, अब वो रिप्लेस हो जाएगा जीटीपी के साथ। सो नाउ दिस अल्फा सब यूनिट इज एक्टिव, और ये मूव करना शुरू करता है। मूव करते 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट किसी एंजाइम तक पहुंचेगा, विच कुड बी एडिनाइल साइक्लेज या फॉस्फोलाइपेज सी, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अगर आपका टारगेट एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज है, सो एडिनाइल साइक्लेज का क्या फंक्शन है? ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। अब आई होप कि एटीपी और साइक्लिक एएमपी में डिफरेंस पता होगा। पता है या नहीं? कह दो नहीं। चलो शाबाश। जी बच्चों बताओ। ओके ठीक है। सो इस केस में आपके पास साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होगा, एंड साइक्लिक एएमपी इज एन इंट्रासेलुलर मैसेंजर। यानी जैसे ही सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होती है, तो देयर आर सम प्रोटीन्स जो कि इसकी हाई कंसंट्रेशन पे एक्टिव हो जाती है, एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड प्रोटीन काइनेसिस ए। ठीक है, जो कि मल्टीपल अदर प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवाती हैं और किसी प्रोटीन को एक्टिव करती हैं। जैसे इन केस ऑफ लिवर सेल्स या आपके जो हेपेटोसाइट्स हैं, उसमें जब ग्लूकागोन बाइंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर ये लिवर सेल होता, तो ग्लूकागोन की बाइंडिंग के बाद ये एक्टिव होता है, साइक्लिक एएमपी एक्टिव होती है, सॉरी कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा होती है। सो उस केस में प्रोटीन काइनेज जाके किन एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन करवाती है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की, ठीक है। और दूसरी तरफ करवाती है फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोजन सिंथेज की। सो इसकी फॉस्फोराइलेशन के बाद ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है, और इसकी फॉस्फोराइलेशन के बाद ये एंजाइम क्या हो जाता है? एक्टिव। सो स्टारवेशन में जब ग्लूकागोन रिलीज होता है, तो इस पाथवे के थ्रू ग्लूकागोन ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के पाथवे को ब्लॉक करता है, बिकॉज उस एंजाइम को जिसने ग्लाइकोजन बनाना था, फॉस्फोराइलेशन के बाद प्रोटीन काइनेज ए ने ब्लॉक कर दिया। और उस एंजाइम जिसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इस पीरियड में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, आपको ग्लूकोज की जरूरत है। सो फॉस्फोराइलेशन के बाद आपकी ये जो प्रोटीन है, ये जो एंजाइम है, ये एक्टिव हो जाएगा। सो सिंपली ये हार्मोन आप देखें सेल के अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज लेके आ रहा है कि दो पाथवेज को एट अ टाइम रेगुलेट कर रहा है, एक को सप्रेस और एक को एक्टिव। सो प्लांट्स के अंदर भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो स्पेसिफिक प्रोटीन एक्टिव होनी है,
और जिस प्रोटीन की इनहिबिशन होनी है प्रोटीन काइनेज ए उसको एक्टिव या इनहिबिट करेगी बाय रिकॉग्नाइजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। ठीक है, ये पहला मैकेनिज्म सबको क्लियर है? यस मैम। ओके गुड। सो पहले जो आपके पास मॉलिक्यूलर स्विचेस हैं, पहले जो सिग्नल को कैप्चर करने वाली प्रोटीन्स हैं वो जी प्रोटीन्स हैं, जो कि सॉरी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं विच आर लिंक्ड विद जी प्रोटीन्स। ठीक है, सेकंड स्ट्रेटेजी आपके पास है, इसमें भी आप जी प्रोटीन्स को देख सकते हो कि समटाइम्स वो एडिनाइल साइक्लेज की बजाय ग्वानालेट साइक्लेज को भी एक्टिवेट करती हैं। इसमें भी बाकी सारा मैकेनिज्म आपके पास सेम है कि सबसे पहले यहाँ पे कोई रिसेप्टर है जिसके साथ हार्मोन फाइटो हार्मोन बाइंड करेगा, और उस बाइंडिंग के बाद आपकी जो जी प्रोटीन है वो एक्टिव होगी, बीटा और गैमा सब यूनिट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बीटा एंड ओके यहाँ पे रिसेप्टर यहाँ पे दिखाया है कि जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल आता है, सिग्नल मॉलिक्यूल के रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग के बाद आपका जो जीटीपी पहले अटैच था विद अल्फा सब यूनिट ऑफ दिस ट्राइमेरिक प्रोटीन वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्या चीज आ जाएगी, जीटीपी। जीटीपी की बाइंडिंग के बाद बीटा एंड गैमा सब यूनिट सेपरेट हो जाएगा और जो अल्फा सब यूनिट है विच इज नाउ जीटीपी बाउंड, ये मूव करता करता जीएमपी साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। पहले आपने एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन देखी है इस केस में, जिसने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट किया, बट प्लांट्स में देयर आर मेनी सेल्स जो कि जीटीपी की बजाय सॉरी साइक्लिक एएमपी के बजाय साइक्लिक जीएमपी को यूज करते हैं। सो इस केस में जब आपका जीएमपी साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो आपका जीटीपी कन्वर्ट होगा किसमें, साइक्लिक जीएमपी में, और ये भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। और जब आपके एंजाइम मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लेता है तो उस केस में यहाँ से जीटीपी रिप्लेस हो जाता है विद जीटीपी के साथ और आपकी प्रोटीन वापस इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से एंजाइम भी इनएक्टिव होगा। सो साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी तब तक एक्टिव रहेगा जब तक अल्फा सब यूनिट बाउंड विद जीटीपी के साथ एसोसिएटेड है। जैसे ही अल्फा सब यूनिट डिटैच होगा तो एंजाइम वापस इनहिबिट हो सकता है। ठीक है, सो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं कि इन रिस्पॉन्स टू लाइगेंड बाइंडिंग आपकी जी प्रोटीन जो कि पहले जीटीपी के साथ बाइंड थी रिप्लेस हो जाती है विद जीटीपी के साथ। जीटीपी उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है जिसकी वजह से अल्फा सब यूनिट अलग हो जाता है बीटा एंड गैमा डाइमर से, ये हम देख चुके हैं। अल्फा सब यूनिट इन टर्न एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को, गुआनाइल साइक्लेज को, और प्रोड्यूस कर सकता है या तो साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी विच कैन एक्ट एज सेकंड मैसेंजर या फिर इंट्रासेलुलर मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर आपका हार्मोन था जो मैसेज लेके आया था, ठीक है, जो कि सेल से बाहर रहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर आपके सेल के अंदर आ रहा है, साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी, एंड दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर मैसेंजर, जो कि सेल के अंदर तक उस मैसेज को लेके आएगा और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। और देन सेकंड मैसेंजर्स आपकी मल्टीपल प्रोटीन्स को विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव या इनहिबिट करते हैं। so, ये पाथवे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बाद आपके पास सेकंड कैटेगरी आती है कुछ स्मॉल जी प्रोटीन्स की, जो कि प्लांट्स के अंदर अगेन सिग्नल ट्रांसडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो उन जी प्रोटीन्स के अलावा जो कि रिसेप्टर्स के साथ लिंक्ड हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के साथ, वी हैव सम स्मॉल जी प्रोटीन्स जो कि इंडिपेंडेंटली साइटोसोल्स में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और इस केस में इन प्रोटीन्स में आपके पास सिर्फ एक ही सब यूनिट प्रेजेंट होता है विच इज एनालोगस टू द अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन्स। सो वो जी प्रोटीन्स जो कि रिसेप्टर लिंक्ड हैं, रिसेप्टर्स के साथ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड है, वो हेट्रोट्राइमेरिक है जिनमें 3 सब यूनिट्स हैं। बट जो सोलुबल जी प्रोटीन्स हैं जो साइटोसोल में प्रेजेंट होती हैं वो आपके पास मोनोमेरिक प्रोटीन्स है, उसमें सिर्फ एक ही सब यूनिट है जो कि अल्फा सब यूनिट ऑफ हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स जैसा है। इसको हम नॉर्मली कहते हैं रेस। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि स्मॉल जी प्रोटीन्स भी उसी मैकेनिज्म के थ्रू ऑन या ऑफ होती हैं, जीडीपी या जीटीपी बाइंडिंग। सो दैट्स व्हाई इनको हम जी प्रोटीन्स की फैमिली में रखते हैं, बिकॉज ये गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड को रिस्पॉन्ड करती हैं। व्हेन जीडीपी इज बाउंड तो प्रोटीन
इनएक्टिव है, प्रोटीन टर्न ऑफ है, और जब इसके साथ जीटीपी बाइंड करता है इन रिस्पॉन्स टू एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, तो प्रोटीन ऑन हो सकती है और मल्टीपल अदर प्रोटीन्स या इफेक्टर्स को एक्टिव करती है। सो दिस इज द सेकेंड मैकेनिज्म जिसमें स्मॉल जी प्रोटीन्स भी ऑन या ऑफ करती हैं आपकी इफेक्टर प्रोटीन्स को। थर्ड मैकेनिज्म इज IP3 मीडिएटेड सिग्नलिंग। ठीक है, इसमें भी आपके पास इनिशियली जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स ही होंगे, लेकिन इंट्रासेलुलर मैसेंजर साइक्लिक एएमपी नहीं होगा। इससे पहले आपने देखा है कि आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सेल्स के अंदर जो सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं वो या तो साइक्लिक जीएमपी है या फिर साइक्लिक एएमपी है, यानी या तो वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव करते हैं, आपका अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन। ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा तो साइक्लिक एएमपी, या गुआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करके साइक्लिक जीएमपी प्रोड्यूस करता है। बट स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि एडिनाइल साइक्लेज या फिर गुआनाइल साइक्लेज के अलावा एक और एंजाइम है जिसके ऊपर ये जी प्रोटीन्स जिसको जाके एक्टिव कर सकती हैं, एंड दिस इज फॉस्फोलाइपेज सी। सो लेट्स सी कि जब ये जी प्रोटीन्स या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव करते हैं तो तब कौन सा सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होता है। एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन पे सेकंड मैसेंजर वुड बी साइक्लिक एएमपी, guanylyl cyclase के केस में सेकंड मैसेंजर इज साइक्लिक जीएमपी, एंड इन द केस ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी सेकंड मैसेंजर इज IP3। इसका मतलब है कि इस केस में प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट कौन करवाएगा, IP3। पहले कौन करवा रहा था, साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी। सो बाकी सारी मशीनरी सेम रहेगी, सिर्फ आपका जो सेकंड मैसेंजर है इंट्रासेलुलर मैसेंजर वो इस केस में डिफरेंट होगा, विच इज IP3। इस पाथवे को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि IP3 एक्चुअली किस तरह से बनता है और कौन से मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स इसे बनाते हैं। सपोज कोई सा भी सिग्नल मॉलिक्यूल है, वो जब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो उसके बाद आपकी जो जी प्रोटीन है उस जी प्रोटीन में जो बाउंड जीडीपी था वो रिप्लेस हो जाता है जीटीपी के साथ, जिसकी वजह से इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। अल्फा सब यूनिट सेपरेट हो जाता है फ्रॉम बीटा एंड गामा सब यूनिट। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिसेप्टर बाइंड करेगा किसी भी हार्मोन को, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपकी जो जी प्रोटीन है बीटा सब यूनिट, गामा सब यूनिट एंड अल्फा सब यूनिट, जो कि प्रीवियसली किसके साथ अटैच था, जी डी पी के साथ, लेकिन हार्मोन की बाइंडिंग के बाद आपका ये जीडीपी सेपरेट हो जाएगा और इसकी जगह आके अटैच हो जाएगा कौन, जीटीपी। तो अब आपकी जी प्रोटीन कुछ इस तरह की कंफर्मेशन को अडॉप्ट करेगी, बीटा गैमा अल्फा, और अल्फा के साथ पहले क्या चीज अटैच होगी, जीटीपी। जीटीपी बाइंडिंग के बाद कंफर्मेशन चेंजेस आए और कंफर्मेशनल चेंजेस के बाद आपका बीटा एंड गैमा सब यूनिट सेपरेट हुआ और अल्फा सब यूनिट जो है विच इज नाउ अटैच विद जीटीपी, ये फर्दर आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएगा। इस केस में इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जिस एंजाइम को एक्टिवेट करना है, दिस एंजाइम इज फॉस्फोलाइपेज सी। सो पहले एंजाइम इनएक्टिव था, बट जब अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन इसको जाके अप्रोच करेगा सो एंजाइम विल बी एक्टिवेटेड। इसके बाद हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि आप लोगों को मैंने करवाया था, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। और उसमें एक फॉस्फोलिपिड शायद आप लोगों को याद होगा, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की एक स्पेशलिटी है कि इसमें ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन के साथ एक फैटी एसिड होता है, मोस्टली सैचुरेटेड,
सेकंड कार्बन के साथ वी हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। थर्ड कार्बन में आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, और फॉस्फेट के साथ आपके पास डिफरेंट हेड ग्रुप्स हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो हेड ग्रुप होगा वो इनोसिटोल, इसको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ। इस केस में आपके पास जो हेड ग्रुप होगा वो इनोसिटोल, जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग होमोसाइक्लिक रिंग है। बहुत से बच्चे यहाँ ऑक्सीजन लगा देते हैं, वो गलत है, वो ग्लूकोज के केस में आता है, वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इनोसिटोल आपके पास होमोसाइक्लिक रिंग है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास ये जो हेड ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, दिस हेड ग्रुप इज हाइड्रोजन OH। जी, जी 2 बजे फ्री हो जाएगी, ठीक है। OH हाइड्रोजन, OH हाइड्रोजन। और इस केस में एक आप लोग नोटिस करेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, और एक फॉस्फेट ग्रुप आपको नजर आएगा कार्बन नंबर 5 पे। सो इसलिए इस इनोसिटोल के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, दिस इज इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, क्योंकि इसमें 2 फॉस्फेट 2 डिफरेंट ग्रुप्स पे अटैच हैं, 2 डिफरेंट पोजीशंस पे अटैच हैं, और उनके दरमियान कोई भी लिंक नहीं है। जब ये इस फॉस्फेट के साथ अटैच होता है तो अब इस फॉस्फोलिपिड को हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल। इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, और डेफिनेटली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एक फॉस्फोलिपिड है। अब इस केस में जब आपके हार्मोन की बाइंडिंग के बाद फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिव होता है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट इस फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट पे अटैक करता है, और अटैक के बाद ये वो बॉन्ड है जिसको ये ब्रेक करता है, फॉस्फोलाइपेज सी। अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से सेपरेट होगा, तो इस केस में इनोसिटोल के ऊपर 3 फॉस्फेट्स अटैच होंगे, एक कार्बन 1 के ऊपर, कार्बन 4 पे एंड कार्बन 5 पे। सो वी गेट इनोसिटोल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट, जिसको हम IP3 भी कहते हैं, ठीक है। सो इस केस में आपकी फॉस्फोलाइपेज सी ने फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट पे अटैक किया, और यहां से हेड ग्रुप को रिमूव करा दिया, और वो हेड ग्रुप कौन सा था, IP3। सो ये सेकंड मैसेंजर है, ये आपके पास इंट्रासेलुलर मैसेंजर है, जिसकी कंसंट्रेशन इस हार्मोन के रिस्पॉन्स में हाई होना शुरू होती है साइटोसोल में। पहले कंसंट्रेशन नॉर्मल थी, बट जैसे ही हार्मोन बाइंड किया, हार्मोन ने चूंकि फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव किया, सो वी विल गेट सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ IP3 इनसाइड द साइटोसोल। अब IP3 आगे जाके क्या करता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हम नॉर्मली कहते हैं कि कैल्शियम के रिजर्व्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होता है। सो आपके जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो कैल्शियम चैनल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको ओपन करवाने के लिए IP3 की जरूरत होती है, यानी जो कैल्शियम गेट्स हैं वो तब तक बंद रहते हैं जब तक IP3 नहीं होता, लेकिन जैसे ही IP3 आके बाइंड करता है तो कैल्शियम के गेट्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और आपका कैल्शियम जो कि पहले सेल के खास कंपार्टमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर था, यहां से निकल के साइटोसोल में आ जाता है। एंड वी ऑल नो कि साइटोसोल में अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था कि साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद जो इंसुलिन बनी पड़ी होती है, वो इंसुलिन एक्सोसाइटोसिस से सेल से बाहर निकलती है। सो मल्टीपल टास्क हैं जो इसके बाद अकम्प्लिश होंगे।
ठीक है। सो इस थर्ड मैकेनिज्म को हम अब समराइज करने जा रहे हैं कि IP3 ओपन करता है कैल्शियम चैनल्स को। आगे कैल्शियम क्या करता है ये मैं बाद में बताती हूँ। सो IP3 किस तरह से प्रोड्यूस हुआ है? सिग्नल जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगी। फॉस्फोलाइपेज सी एक खास मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट को टारगेट करती है, उसमें से रिमूव करवा देती है इनोसिटोल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहने देती है। द रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना रिमूवल के बाद, दिस इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल, जिसमें ग्लिसरॉल के साथ 2 असाइल ग्रुप्स हैं। तो ये आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स में इस किस्म का एक मैकेनिज्म शायद पढ़ा भी हुआ है आपने सिग्नलिंग का। मुझे याद आ रहा है जब हमने इकोसनाइड्स पढ़े थे। यस। सो IP3 आपके साइटोसोल के अंदर हाई होने के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है। कैल्शियम क्या करती है? कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद आपकी जो प्रोटीन काइनेज सी है, इस केस में आपके जो स्पेसिफिक काइनेजेस जिनको ये एक्टिवेट करता है वो कौन से होंगे? प्रोटीन काइनेज सी। जबकि पिछले केस में आपने जो काइनेजेस देखे थे जो एक्टिवेशन करा रहे थे वो स्पेसिफिक फैमिली थी प्रोटीन काइनेज ए, जिनको एडिनाइल साइक्लेज की प्रोडक्ट AMP एक्टिवेट करवा रही थी, डेट इज वाई इनको ए कहा जाता है। और इस केस में कैल्शियम एक्टिवेट करा रहा है, सो दीज आर दी सी, प्रोटीन काइनेज सी, कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेसिस। ओके, ये भी वही मैकेनिज्म है, वही पाथवे है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा कि आपके जो हार्मोन और रिसेप्टर के इंटरेक्शन के बाद फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, ये तो नॉर्मली आपके पास यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, ये तो हमें पता है कि मेम्ब्रेन के अंदर ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है। सो प्रोटीन काइनेज सॉरी फॉस्फोलाइपेज सी अपॉन एक्टिवेशन, जब वो अल्फा सबयूनिट ऑफ जी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और इनोसिटोल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है, जो कि नॉर्मली सेल के अंदर जाके कैल्शियम कंसेंट्रेशन को हाई करेगा। अब कैल्शियम कंसेंट्रेशन हाई होने के बाद क्या होगा? एक तो हमने देख लिया कि वो प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करता है और इन काइनेसिस को हम कहते हैं प्रोटीन काइनेज सी। ये एक इफेक्ट हो गया कि उसने मल्टीपल काइनेसिस को एक्टिवेट करना है जो कि डिफरेंट सेलुलर रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करा सकती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम के साथ बाइंड करती हैं उसके बाद एक्टिवेट होती हैं। इनको हम कैलमोडुलिन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है। सो कैलमोडुलिन्स वो खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि कैल्शियम को बाइंड करती हैं। जैसे आप ये देख सकते हो कि नॉर्मली आपके बोन्स या वो जितने सेल्स जो कि कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं वो साइटोसोल में कैल्शियम नहीं रखते, एक्टिवली एनर्जी लगा के कैल्शियम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रखते हैं, बिकॉज अगर साइटोसोल में रहा तो वो कैल्शियम बहुत से एंजाइम्स और प्रोटीन्स को एक्टिव ही रखे। सो सेल्स अपने कैल्शियम को, अगर आप कहते हो बोन में कैल्शियम है तो बोन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक्टिवली उसे पंप किया जाता है, स्टोर किया जाता है। बट व्हेन इनोसिटोल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम का इफ्लक्स होता है, रिलीज होता है। प्रीवियसली उसका इनफ्लक्स था। सो इफ्लक्स के बाद आपकी कैल्शियम जब रिलीज होगी तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं घूमती फिरेगी, कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो उससे बाइंड करती हैं, दीज आर कॉल्ड कैलमोडुलिन प्रोटीन्स, जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करके उसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती हैं इनसाइड द साइटोसोल। अब एक कैलमोडुलिन नॉर्मली 4 कैल्शियम्स को बाइंड करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस केस में आपके पास आपको 2 आर्म्स नजर आ रहे हैं। ये आपके पास एक हेलिकल पोर्शन है, ये प्रोटीन है और उसका ये हेलिकल पोर्शन है और ये बाइंडिंग साइट्स हैं कैल्शियम की। ठीक है। सो इस केस में आपके पास ये जो हेलिकल पोर्शन है इसके दोनों साइड्स पे आपको 2 बाइंडिंग साइट्स नजर आ रही हैं फॉर कैल्शियम आयंस। और नॉर्मली वो इस प्रोटीन के अंदर देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को रिस्पॉन्ड करते हैं, दीज आर ग्लूटामेट एंड फिनाइलएलानिन। ठीक है। सो इन इन पोर्शंस को हम कहते हैं दीज आर EF हैंड्स,
EF पॉकेट्स, बिकॉज बाकी जो आपके पास ये हेलिकल पोर्शन है इसमें ग्लूटामेट और फिनाइलएलानिन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होती है, डेट्स वाई कैल्शियम यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। सो कैलमोडोलिन के ये बाइंडिंग साइट्स या पॉकेट्स जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करती हैं, दीज आर रिच इन ग्लूटामेट एंड फिनाइलएलानिन, डेट्स वाई कैल्शियम यहाँ पे बाइंड करता है। और कैल्शियम की बाइंडिंग के बाद आपकी ये जो हेलिकल पोर्शन है, दिस कैन बाइंड विद मल्टीपल प्रोटीन काइनेसिस, जैसे प्रोटीन काइनेस सी, और उसकी इनएक्टिव फॉर्म को क्या कर देती हैं, एक्टिव कर देती हैं। सो वी कैन से कि नॉट ओनली कैल्शियम बल्कि कैल्शियम एंड कलमोडोलिन का जो कॉम्प्लेक्स है, जो आपके पास डाइमर है, ये मिल के प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, सो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराने में कैल्शियम को हेल्प करती हैं कौन सी प्रोटीन्स, कैलमोडोलिन्स। सो वो प्रोटीन्स जो कि कैलमोडोलिन के साथ बाइंड करती हैं, जैसे यहाँ पे आप काइनेज देख रहे हो, इनको हम कहते हैं कैलमोडोलिन बाइंडिंग काइनेसेस, CBKs। ठीक है, सो आपके जो टोटल एक कैलमोडोलिन के अंदर नॉर्मली बाइंडिंग का मैकेनिज्म क्या है कि जब कैल्शियम आपके 4 EF हैंड्स ऑफ कैलमोडोलिन के साथ बाइंड करता है, तो उस कैल्शियम की बाइंडिंग के बाद पहले भी तो आपके पास ये यहाँ पे ये पोर्शन था, काइनेज बाइंड कर सकता था, काइनेज बाइंड करके एक्टिव हो सकता था, लेकिन पहले एक्टिव क्यों नहीं होता, बिकॉज पहले इसकी कंफर्मेशन ऐसी होती है कि ये इस काइनेज को रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसको बाइंड नहीं करती। सो कैल्शियम की बाइंडिंग के बाद इस पोर्शन के अंदर ऐसे कंफर्मेशनल चेंजेस आते हैं कि नाउ दे कैन बाइंड विद दीज काइनेसेस। और वो कंफर्मेशनल चेंजेस क्या हैं कि कैल्शियम जैसे ही बाइंड करता है इन 4 EF हैंड्स के साथ, इन 4 पॉकेट्स के साथ, तो ये कैलमोडोलिन की कंफर्मेशन को चेंज करता है, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रोफोबिक डोमेन्स एक्सपोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, इस पोर्शन के अंदर इसकी कुछ खास डोमेन्स एक्सपोज होती हैं जो कि पहले मास्क थी, छुपी हुई थी। सो ये हाइड्रोफोबिक डोमेन्स जैसे ही एक्सपोज्ड होंगी, द काइनेसिस कैन नाउ बाइंड विद द कैलमोडोलिन। सो इसलिए इन काइनेसिस को, बिकॉज दे कैन बाइंड कैलमोडोलिन फॉर एक्टिवेशन, विदाउट कैलमोडोलिन बाइंडिंग ये एक्टिवेट नहीं हो सकते, इसलिए इन काइनेसिस को कैलमोडोलिन बाइंडिंग काइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये काइनेसिस एक्टिव हो गए, सो डेफिनेटली ये फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे प्रोटीन्स की। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ये जो काइनेजेस, चाहे प्रोटीन काइनेज A है, प्रोटीन काइनेज G है, प्रोटीन काइनेज C है, ये मल्टीपल सेलुलर एंजाइम्स या प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन कराती हैं। और हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉस्फोराइलेशन समटाइम्स कुछ एंजाइम्स को इनहिबिट करती है, ये एक मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन है ना, कोवलेंट मॉडिफिकेशन, और कुछ एंजाइम्स को एक्टिव करती है। सो एट द एंड आपकी प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन होगी, जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी कम या ज्यादा हो सकती है। सो प्रोटीन काइनेसिस ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवाती हैं, लेकिन इस केस में इनको एक डोनर चाहिए होता है जहां से फॉस्फेट उठाती हैं और उस फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कराती हैं एक्सेप्टर पे। इनके बिल्कुल रिवर्स आपके पास प्रोटीन्स हैं फॉस्फेटेजेस, लेकिन इन्हें कोई डोनर एक्सेप्टर नहीं चाहिए होता, ये वाटर को यूज करती हैं और लगे लगाए एक फॉस्फेट को स्ट्रक्चर में से निकाल के मीडियम में फेंक देती हैं। सो यहाँ पे कोई डोनर नहीं है, कोई एक्सेप्टर नहीं है, उस फॉस्फेट को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो मीडियम में रिलीज हो रहा है। सो ये एक डिफरेंस है, काइनेसिस एक मॉलिक्यूल से, एक डोनर से उठाती है फॉस्फेट को और एक्सेप्टर पे इंट्रोड्यूस कराती है। बट फॉस्फेटेसिस के केस में आपका जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो एज इट इज मीडियम में रिलीज होगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स जो कि रेगुलेशन करेंगी एंजाइम्स की, या तो फॉस्फेट ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएंगी या फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराएंगी। अब नॉर्मली साइट ऑफ फॉस्फोराइलेशन हम कहते हैं कि 3 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं किसी भी प्रोटीन के अंदर विच आर द टारगेट साइट्स फॉर फॉस्फोराइलेशन। और ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये कौन कौन से हैं, सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। सो बाकी सारी प्रोटीन्स की तरह यहाँ पे भी आपकी जो फॉस्फोराइलेशन है वो इन 3 हाइड्रोक्सिलेटेड अमाइनो एसिड्स की साइड चेन पे हो सकती है, सीरीन, थ्रियोनिन या टायरोसिन। सो
वो प्रोटीन काइनेसिस जिनको एक्टिव करवाया जाता है साइक्लिक जीएमपी की वजह से, उन्हें प्रोटीन काइनेज जी कहा जाता है, पीकेजीज। जो साइक्लिक एएमपी से एक्टिवेट होती हैं उनको प्रोटीन काइनेज ए, और जो कैल्शियम डिपेंडेंट है उनको प्रोटीन काइनेज सी। ये बात हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इस केस में आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ काइनेसिस की और उनके मॉड्यूलेटर्स की। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइक्लिक एएमपी किन काइनेसिस को एक्टिव करवा रहा है, साइक्लिक जीएमपी कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेसिस कौन से हैं। ठीक है, कुछ काइनेसिस फाइटो हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं और कुछ और प्रोटीन्स हैं साइक्लिन माइटोजिन मैप के यानी अदर काइनेसिस उन पे डिपेंड करती हैं। सो ये विद एग्जांपल आप लोगों ने इनको देखना है कि कौन सी प्रोटीन किस मॉड्यूलेटर के बाद एक्टिव या सुप्रेस होती है।